एक ऐसा चैप्टर जो हमें पहली बार यह समझाता है कि इस धरती पर मौजूद करोड़ों ऑर्गेनिजम्स को साइंस कैसे समझती है और लाइफ को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में कैसे डिवाइड किया गया। कल्पना कीजिए, कैमरा धीरे धीरे इस धरती के ऊपर घूम रहा है। कहीं गहरे समुद्र में अनसीन माइक्रोस्कोपिक लाइफ मौजूद है, कहीं मिट्टी की एक छोटी सी मुट्ठी में करोड़ों माइक्रोब्स छिपे हुए हैं, कहीं जंगलों में जायंट ट्रीज खड़े हैं और कहीं हवा में इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स तैर रहे हैं। लाइफ हर जगह है, लेकिन हर लाइफ फॉर्म एक जैसा नहीं है। कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई भी नहीं देते, और कुछ इतने बड़े कि पूरी धरती के इकोसिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं। कुछ अपना फूड खुद बनाते हैं, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ एक्सट्रीम हीट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। सरल शब्दों में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके फीचर्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, ताकि साइंटिस्ट ये समझ सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे मिलता है, कौन अलग है, और इवोल्यूशन के दौरान लाइफ कैसे डेवलप हुई। क्लासिफिकेशन ने बायोलॉजी को सिर्फ आसान नहीं बनाया, बल्कि लाइफ को समझने का एक साइंटिफिक मैप दिया। क्योंकि अगर हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग याद करना पड़े तो बायोलॉजी कभी प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हो पाती। शुरुआती समय में इंसान ऑर्गेनिजम्स को साइंस की तरह नहीं समझता था। लोग ऑर्गेनिजम्स को उनके यूज के हिसाब से पहचानते थे, फूड, मेडिसिन, शेल्टर या डेंजर के रूप में। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट ने महसूस किया कि नेचर में एक हिडन ऑर्डर मौजूद है। अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर सिंपल मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन विजिबल कैरेक्टर्स और यूजफुलनेस। सबसे पहले एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया। एनिमल्स को भी उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में रखा। आज यह सिस्टम बहुत बेसिक लगता है, लेकिन उस समय यह बायोलॉजी के लिए एक रेवोल्यूशनरी शुरुआत थी, क्योंकि पहली बार किसी ने लाइफ को सिस्टमैटिकली अरेंज करने की कोशिश की थी। इसके बाद धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ी, माइक्रोस्कोप्स आए और साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करना शुरू किया। तब यह साफ होने लगा कि लाइफ हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम दैट डिवाइड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स, प्लांटे एंड एनिमेलिया। लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया, प्लांटे और एनिमेलिया। जो ग्रीन थे, फिक्स्ड थे और फोटोसिंथेसिस करते थे, उन्हें प्लांट्स माना गया, और जो मूव कर सकते थे, फूड इंजेस्ट करते थे, उन्हें एनिमल्स माना गया। शुरुआत में ये सिस्टम काफी सिंपल और यूजफुल लगा, लेकिन नेचर इतनी सिंपल नहीं थी। जैसे जैसे नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए, प्रॉब्लम्स सामने आने लगीं। The limitations of two kingdom classification arise because many organisms do not fit completely into either Plantae or Animalia. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो प्लांट भी नहीं लगते थे और एनिमल भी नहीं। कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस ही नहीं था, कुछ यूनिसेल्युलर थे, कुछ फोटोसिंथेसिस करते थे लेकिन बैक्टीरिया जैसे थे, फंजी प्लांट्स की तरह फिक्स्ड थे लेकिन अपना फूड खुद नहीं बनाते थे। साइंटिस्ट को महसूस हुआ कि ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ बाहर से देखकर क्लासिफाई करना इनफ नहीं है। अब सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन जैसी चीजों को भी समझना जरूरी था, और यहीं से बायोलॉजी ने एक नया मोड़ लिया। 5 Kingdom classification is a system proposed by R.H. Whitaker in 1969 that divides organisms into Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. विटेकर ने कहा कि लाइफ को समझने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर की स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक्स, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर, कौन फूड अब्जॉर्ब करता है, कौन इंजेस्ट और कौन फोटोसिंथेसिस करता है। यहीं से मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। अब लाइफ सिर्फ रैंडम ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन नहीं रही, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक सिस्टम बन गई, जहां हर ऑर्गेनिज्म की अपनी जगह थी, अपनी आइडेंटिटी थी और एवोल्यूशन में अपना एक यूनिक रोल था। और अब सोचिए, अगर इस पूरी डाइवर्सिटी को बिना किसी ऑर्डर के पढ़ना पड़े तो बायोलॉजी कितनी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। यही वजह है कि साइंस को एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, एक ऐसा सिस्टम जो लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सके, कंपेयर कर सके और आसानी से समझा सके। इसी सिस्टम को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Biological classification is the scientific process of arranging organisms
into groups based on their similarities, differences, and evolutionary relationships. सरल शब्दों में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके फीचर्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, ताकि साइंटिस्ट ये समझ सकें कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे मिलता है, कौन अलग है, और एवोल्यूशन के दौरान लाइफ कैसे डेवलप हुई। क्लासिफिकेशन ने बायोलॉजी को सिर्फ आसान नहीं बनाया, बल्कि लाइफ को समझने का एक साइंटिफिक मैप दिया, क्योंकि अगर हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग याद करना पड़े तो बायोलॉजी कभी प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हो पाती। शुरुआती समय में इंसान ऑर्गेनिजम्स को साइंस की तरह नहीं समझता था। लोग ऑर्गेनिजम्स को उनके यूज के हिसाब से पहचानते थे, फूड, मेडिसिन, शेल्टर या डेंजर के रूप में। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट ने महसूस किया कि नेचर में एक हिडन ऑर्डर मौजूद है। अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर सिंपल मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन विजिबल कैरेक्टर्स और यूजफुलनेस। सबसे पहले एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया। एनिमल्स को भी उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स में रखा। आज यह सिस्टम बहुत बेसिक लगता है, लेकिन उस समय यह बायोलॉजी के लिए एक रेवोल्यूशनरी शुरुआत थी, क्योंकि पहली बार किसी ने लाइफ को सिस्टमैटिकली अरेंज करने की कोशिश की थी। इसके बाद धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ी, माइक्रोस्कोप्स आए और साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करना शुरू किया। तब यह साफ होने लगा कि लाइफ हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टम दैट डिवाइड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स, प्लांटे एंड एनिमालिया। लिनेयस ने ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया, प्लांटे और एनिमालिया, जो ग्रीन थे, फिक्स थे और फोटोसिंथेसिस करते थे, उन्हें प्लांट्स माना गया, और जो मूव कर सकते थे, फूड इंजेस्ट करते थे, उन्हें एनिमल्स माना गया। शुरुआत में यह सिस्टम काफी सिंपल और यूजफुल लगा, लेकिन नेचर इतनी सिंपल नहीं थी। जैसे जैसे नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए, प्रॉब्लम्स सामने आने लगी। द लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन अराइज बिकॉज मेनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट फिट कंप्लीटली इनटू आइदर प्लांटे और एनिमेलिया। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो प्लांट भी नहीं लगते थे और एनिमल भी नहीं। कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस ही नहीं था, कुछ यूनिसेल्यूलर थे, कुछ फोटोसिंथेसिस करते थे लेकिन बैक्टीरिया जैसे थे, फंजी प्लांट्स की तरह फिक्स्ड थे लेकिन अपना फूड खुद नहीं बनाते थे। साइंटिस्ट को महसूस हुआ कि ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ बाहर से देखकर क्लासिफाई करना इनफ नहीं है। अब सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशन जैसी चीजों को भी समझना जरूरी था। और यहीं से बायोलॉजी ने एक नया मोड़ लिया। 5 Kingdom classification is a system proposed by R.H. Whitaker in 1969 that divides organisms into Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. विटेकर ने कहा कि लाइफ को समझने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर की स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक, कौन यूनिसेल्यूलर है, कौन मल्टीसेल्यूलर, कौन फूड अब्जॉर्ब करता है, कौन इंजेस्ट और कौन फोटोसिंथेसिस करता है। यहीं से मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। अब लाइफ सिर्फ रैंडम ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन नहीं रही, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक सिस्टम बन गई, जहां हर ऑर्गेनिज्म की अपनी जगह थी, अपनी आइडेंटिटी थी और एवोल्यूशन में अपना एक यूनिक रोल था। अब हमारी जर्नी पहुंचती है लाइफ के सबसे पुराने, सबसे छोटे लेकिन सबसे पावरफुल किंगडम तक, मोनेरा। सोचिए, इस धरती पर लाइफ की शुरुआत जब हुई होगी, तब न प्लांट्स थे, न एनिमल्स, न फॉरेस्ट्स, न ह्यूमंस। सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स मौजूद थे, और इन्हीं एंशंट ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है मोनेरा किंगडम। किंगडम मोनेरा इज द किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सरल भाषा में, मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग फॉर्म्स हैं जिनके सेल्स बहुत सिंपल होते हैं। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। लेकिन सिंपल होने का मतलब वीक होना नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया इस प्लैनेट के सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स में से एक हैं। ये सॉइल में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं, एयर में मिलते हैं, ग्लेशियर्स में मिलते हैं और यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। एक छोटी सी मिट्टी की मुट्ठी में करोड़ों बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। यानी जहाँ हमारी आंखें कुछ नहीं देख पाती,
वहां भी लाइफ एक्टिव होती है। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स विद इनॉर्मस मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन इनके काम इनक्रेडिबली डाइवर्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपना फूड खुद बनाते हैं, कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं, कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं, और कुछ ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। शेप के आधार पर बैक्टीरिया अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। कुछ गोल होते हैं जिन्हें कोक्सियाई कहते हैं, कुछ रोड शेप्ड होते हैं जिन्हें बैसिलाई कहा जाता है, कुछ कॉमा शेप्ड वाइब्रियो फॉर्म्स में होते हैं, और कुछ स्पाइरल शेप वाले स्पिरिल्ला होते हैं। लेकिन असली इंटरेस्टिंग चीज़ इनके शेप नहीं, बल्कि इनकी सर्वाइवल पावर है। कुछ बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहां नॉर्मल लाइफ इम्पॉसिबल लगती है। आर्के बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं। कुछ बहुत सॉल्टी वाटर में सर्वाइव करते हैं, कुछ बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स में, और कुछ एसिडिक कंडीशंस में भी। हैलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स एक्सट्रीम हीट और एसिडिक कंडीशंस में, और मेथैनोजेंस मार्शी प्लेसेस और कैटल के स्टमक में पाए जाते हैं। मेथैनोजेंस मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और बायोगैस प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया इनडायरेक्टली ह्यूमन एनर्जी सिस्टम्स को भी सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं यू बैक्टीरिया पर, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिजिड सेल वॉल एंड डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यही बैक्टीरिया हमारे आसपास सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हार्मफुल। कुछ बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में बदलते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में यूज होते हैं, और कुछ डिकम्पोजिशन करके डेड मैटर को रिसाइकिल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरिया डेंजरस डिजीजेस भी कॉज करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस। यानी बैक्टीरिया नेचर के क्लीनर्स भी हैं, हेल्पर्स भी, और पैथोजेंस भी। अब मोनेरा किंगडम का एक बहुत फेमस ग्रुप आता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंटेनिंग क्लोरोफिल ए। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी सनलाइट की हेल्प से फूड बना सकते हैं। ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। कुछ यूनिसेल्यूलर होते हैं, कुछ कॉलोनी बनाते हैं, और कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स में मिलते हैं। नॉस्टॉक और एनाबाइना जैसे साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, यानी ये एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन करने में मदद करते हैं। जब पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब वाटर ब्लूम्स बन जाते हैं और पूरा पानी ग्रीनिश दिखाई देने लगता है। अब सोचिए, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स लेकिन पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करने की पावर रखते हैं। कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये सनलाइट पर डिपेंड नहीं करते। ये एमोनिया, नाइट्रेट्स और सल्फर कंपाउंड्स जैसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी बनाते हैं, और यही बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन मोनेरा किंगडम का सबसे सरप्राइजिंग ऑर्गेनिज्म अभी बाकी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर वॉल-लेस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड अमंग द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। इनमें सेल वॉल ही नहीं होती, फिर भी ये सर्वाइव करते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स माने जाते हैं। कुछ माइकोप्लाज्मा प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस भी कॉज करते हैं, और यही हमें नेचर की सबसे इंटरेस्टिंग बात सिखाता है। लाइफ हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से पावरफुल नहीं बनती। कई बार सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स ही सबसे ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं। मोनेरा किंगडम हमें यह समझाता है कि लाइफ की शुरुआत सिंप्लिसिटी से हुई थी, लेकिन उसी सिंप्लिसिटी के अंदर अनइमेजिनेबल डाइवर्सिटी छिपी हुई थी। इनविजिबल होने के बावजूद बैक्टीरिया इस प्लैनेट के इकोसिस्टम को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी से लेकर डिकम्पोजिशन तक, नाइट्रोजन साइकिल से लेकर ह्यूमन हेल्थ तक, मोनेरा सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइफ नहीं है, ये अर्थ के बायोलॉजिकल बैलेंस की फाउंडेशन है। अब हमारी जर्नी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के एक और फैसिनेटिंग किंगडम में प्रवेश करती है, प्रोटिस्टा। अगर मोनेरा लाइफ की सबसे सिंपल शुरुआत थी,
तो प्रोटिस्टा उस दुनिया का अगला एवोल्यूशन स्टेप है जहां सेल्स अब पहले से ज्यादा एडवांस्ड हो चुके थे। किंगडम प्रोटिस्टा इज द किंगडम ऑफ प्रेडोमिनेंटली यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सरल शब्दों में प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन इनके सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। यानी मोनेरा की तुलना में ये ऑर्गेनिजम्स ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। प्रोटिस्टा मेनली एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, यहाँ तक कि मॉइस्ट सॉइल में भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रोटिस्टा किंगडम एक तरह से प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच का कनेक्टिंग वर्ल्ड लगता है। कुछ प्रोटिस्ट्स प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ एनिमल्स की तरह मूवमेंट और फीडिंग दिखाते हैं, और कुछ फंजाई की तरह डिकम्पोजिशन भी करते हैं। यानी ये किंगडम नेचर का एक्सपेरिमेंटल जोन जैसा लगता है, जहां एवोल्यूशन अलग अलग डायरेक्शंस में आगे बढ़ रहा था। अब प्रोटिस्टा किंगडम के अलग अलग ग्रुप्स को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स दैट इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। अगर आप माइक्रोस्कोप से ओशन वाटर देखें तो आपको माइक्रोस्कोपिक ग्लोइंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। यही क्राइसोफाइट्स की दुनिया है। इनमें डायटम्स और डेस्मिड्स शामिल होते हैं। डायटम्स के सेल वॉल्स सिलिका से बने होते हैं और इनके शेल्स बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाते हैं। इनकी वॉल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इनके मरने के बाद भी लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। धीरे धीरे इनके डिपॉजिट्स डायटोमेसियस अर्थ बनाते हैं, जिसका उपयोग पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में किया जाता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि ये ओशंस के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, यानी अर्थ के ऑक्सीजन प्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स पर। डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली मरीन प्रोटिस्ट्स विद 2 फ्लैजेला एंड सेलुलोज प्लेट्स ऑन देयर सरफेस। ये मोस्टली मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं जिनकी मदद से ये मूव करते हैं। इनका रंग येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट्स। जब ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं तब ओशंस में रेड टाइड दिखाई देती है। पूरा समुद्र लाल रंग का लगने लगता है। कुछ डाइनोफ्लैजेलेट्स टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जो फिशेस और मरीन एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब प्रोटिस्टा किंगडम का सबसे फेमस ऑर्गेनिज्म आता है यूग्लेना। यूग्लेनॉइड्स आर प्रोटिस्ट्स विद अ फ्लेक्सिबल पेलिकल एंड ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लेना एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑर्गेनिज्म है क्योंकि यह प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों बिहेवियर दिखाता है। सनलाइट होने पर यह फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन डार्कनेस में यह हेटेरोट्रोफिक बन जाता है और फूड एब्जॉर्ब करता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, बल्कि पेलिकल नाम की फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जो बॉडी को शेप और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यानी यूग्लेना इवोल्यूशन की उस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है जहां लाइफ अलग अलग सर्वाइवल मेथड्स को एक्सप्लोर कर रही थी। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स दैट फॉर्म अ मोटाइल प्लाज्मोडियम एंड रेजिस्टेंट स्पोर्स। अगर आप डिकेइंग लीव्स या मॉइस्ट वुड देखें तो कभी कभी एक जेली लाइक स्प्रेडिंग मैस दिखाई देता है। यही स्लाइम मोल्ड्स हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। सूटेबल कंडीशंस में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो धीरे धीरे सरफेस पर फैलता है, लेकिन जैसे ही कंडीशंस खराब होती हैं ये स्पोर्स प्रोड्यूस करने लगते हैं और यही स्पोर्स हार्श कंडीशंस में लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। नेचर यहां भी सर्वाइवल की अमेजिंग स्ट्रैटेजी दिखाती है। अब आते हैं प्रोटोजोन्स पर, जो प्रोटिस्टा किंगडम का एनिमल लाइक पार्ट माने जाते हैं। प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफिक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर। प्रोटोजोन्स मूवमेंट दिखाते हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं और कई केसेस में पैरासाइट्स भी होते हैं। इनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स स्यूडोपोडिया की मदद से मूवमेंट और फीडिंग करते हैं। अमीबा इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं। कुछ डिजीज कॉजिंग फॉर्म्स भी इसी ग्रुप में आते हैं, जैसे ट्राइपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के शरीर पर हजारों टाइनी सीलिया होते हैं। पैरामोसियम में सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं। स्पोरोजोन्स मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है, इसी ग्रुप का मेंबर है। अब सोचिए, एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटिस्ट
और उसका इम्पैक्ट पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन पर पड़ सकता है। प्रोटिस्टा किंगडम हमें यह सिखाता है कि लाइफ सिर्फ सिंपल या कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बल्कि कंटिन्यूसली इवॉल्विंग होती है। ये किंगडम एवोल्यूशन का ट्रांजिशन जोन है, जहां लाइफ पहली बार एडवांस सेल्स डेवलप कर रही थी, नई सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज बना रही थी और फ्यूचर प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई की फाउंडेशन तैयार कर रही थी। इनविजिबल होने के बावजूद प्रोटिस्ट्स ओशंस को ऑक्सीजन देते हैं, डिजीजेस फैलाते हैं, फूड चेन्स को सपोर्ट करते हैं और इकोसिस्टम्स को बैलेंस करते हैं। प्रोटिस्टा सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का किंगडम नहीं है, यह एवोल्यूशन की हिडन लैबोरेटरी है। अब हमारी जर्नी पहुंचती है एक ऐसे किंगडम में जो नेचर का साइलेंट रिसाइकलर माना जाता है, फंजी। सोचिए, अगर इस धरती पर डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिक वेस्ट कभी डीकम्पोज ही ना होते, तो कुछ ही समय में पूरी अर्थ पर वेस्ट का ढेर लग जाता। लेकिन नेचर ने बैलेंस बनाए रखने के लिए एक हिडन क्लीनिंग सिस्टम बनाया, और उसी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है फंजाई। Kingdom fungi is the kingdom of eukaryotic heterotrophs that obtain nutrition by absorption and possess chitinous cell walls. सरल भाषा में फंजी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, और यही इन्हें प्लांट्स से कंप्लीटली अलग बनाता है। पहले साइंटिस्ट फंजाई को प्लांट्स का हिस्सा मानते थे क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फंजाई वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मॉइस्ट ब्रेड पर उगने वाला मोल्ड, रेनी सीजन में दिखाई देने वाले मशरूम्स, रॉटिंग फ्रूट्स, ट्री ट्रंक्स, ये सब फंजाई की दुनिया के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन फंजाई सिर्फ डिकम्पोजिशन तक लिमिटेड नहीं है, ये फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन और इकोलॉजी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यीस्ट ब्रेड और अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स बनती हैं और कई फंजी सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब फंजाई की बॉडी स्ट्रक्चर को समझते हैं। हाइफे आर थ्रेड लाइक फंगल फिलामेंट्स एंड माइसीलियम इज द नेटवर्क फॉर्म्ड बाय हाइफी। फंगाई का बॉडी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिन्हें हाइफी कहते हैं। बहुत सारी हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाती हैं। यही माइसीलियम फूड एब्जॉर्ब करता है, ग्रो करता है और फंगस को स्प्रेड होने में हेल्प करता है। कुछ फंजाई में हाइफे बिना डिविजन्स के कंटिन्यूअस होती हैं, जबकि कुछ में पार्टीशंस होते हैं। इनकी सेल वॉल चिटिन से बनी होती है, जो इन्हें स्ट्रेंथ देती है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो फंजाई नेचर के एब्जॉर्प्टिव फीडर्स हैं। सैप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। बहुत से फंगी सैप्रोफिटिक होते हैं। ये डेड लीव्स, वुड और ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, यानी फंगाई नेचर के रिसाइकलर्स हैं। ये डेड मैटर को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में वापस भेजते हैं। कुछ फंजाई पैरासिटिक भी होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं, और कुछ फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बियोसिस इज अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। लाइकेंस में फंगाई एल्गे के साथ रहते हैं, एल्गे फूड बनाते हैं और फंजाई प्रोटेक्शन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। माइकोराइजा में फंजाई प्लांट रूट्स के साथ जुड़ते हैं और प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अब फंजी रिप्रोडक्शन को समझते हैं। फंगल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। फंजी अलग अलग तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन और बडिंग से हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की मदद से होती है। स्पोर्स लाइटवेट होते हैं, हवा में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और सूटेबल कंडीशंस मिलने पर नया फंगस बना सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगमी और मायोसिस जैसी प्रोसेसेस होती हैं, और यही फंगल लाइफ साइकिल को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। अब फंजाई के मेन ग्रुप्स को समझते हैं। फाइकोमाइसीटीज आर फंजी विद aseptate कोएनोसिटिक माइसीलियम दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये एक्वाटिक हैबिटेट्स, मॉइस्ट वुड और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं। राइजोपुस, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, इसका कॉमन एग्जाम्पल है। एस्कोमाइसीटीज आर सैक फंजाई दैट प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड सैक लाइक एस्ची। इनमें यीस्ट, एस्परजिलस और पेनिसिलियम जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यीस्ट फर्मेंटेशन में यूज होता है और पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में। मॉरल्स और ट्रफल्स जैसे एक्सपेंसिव एडिबल फंगाई भी इसी ग्रुप में मिलते हैं।
Basidiomycetes are fungi that produce basidiospores on structures called basidia. Mushrooms, puffballs, rusts, smuts, ये सब Basidiomycetes ग्रुप के मेंबर्स हैं। जब आप रेनी सीजन में मशरूम देखते हैं तो आप वास्तव में फंजाई किंगडम के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देख रहे होते हैं। अब आता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज आर फंजाई हुज सेक्सुअल स्टेज इज अननोन। इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि लंबे समय तक साइंटिस्ट्स इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में जब इनके सेक्सुअल स्टेजेस डिस्कवर हुए तब कई फंगाई को दूसरे ग्रुप्स में शिफ्ट किया गया। अब सोचिए, एक फंगस डेड मैटर को डिकम्पोज कर सकता है, मेडिसिन बना सकता है, फूड इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है और डिजीजेस भी कॉज कर सकता है। यानी फंजाई सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, ये अर्थ के इकोसिस्टम बैलेंस का एसेंशियल हिस्सा हैं। अगर फंजाई ना हो तो डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और इकोसिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने लगेगा। फंजाई हमें ये सिखाते हैं कि नेचर में इवन द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी मैसिव इम्पैक्ट रखते हैं। साइलेंट होने के बावजूद ये ऑर्गेनिजम्स पूरी अर्थ को क्लीन, बैलेंस्ड और बायोलॉजिकली एक्टिव बनाए रखते हैं। फंजी सिर्फ डिकम्पोजिशन की स्टोरी नहीं है, ये नेचर की इनविजिबल रिसाइकलिंग मशीनरी है। और अब हमारी जर्नी पहुंचती है उन किंगडम्स तक जिन्हें हम अपने आसपास सबसे ज्यादा देखते हैं, प्लांटे और एनिमेलिया। लेकिन इसी के साथ बायोलॉजी हमें कुछ ऐसे मिस्टीरियस एंटिटीज से भी मिलवाती है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्री को चैलेंज करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांटे किंगडम की। Kingdom Plantae includes multicellular eukaryotic organisms that contain chlorophyll and perform photosynthesis. सरल शब्दों में प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं। यही वजह है कि प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी फूड चेन इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करती है। हरे फॉरेस्ट्स, जायंट ट्रीज, ग्रासेस, एल्गी, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब प्लांटे किंगडम का हिस्सा हैं। इनकी सेल्स यूकैरियोटिक होती हैं, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं और पूरी अर्थ के इकोसिस्टम को स्टेबल बनाए रखते हैं। कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस भी होते हैं जैसे पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, और कुछ पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं जैसे कस्कुटा। यानी प्लांट्स हमेशा पैसिव ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। नेचर में सर्वाइवल के लिए इन्होंने भी यूनिक एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। अब आते हैं एनिमेलिया किंगडम पर। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रोफ्स दैट लैक सेल वॉल्स। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स मूवमेंट दिखाते हैं, सेंसरी रिस्पॉन्स देते हैं और इनके बॉडी सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, टाइनी इंसेक्ट से लेकर जायंट व्हेल्स तक। हर एनिमल अपने इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम, मसल्स और सेंसरी ऑर्गन्स अच्छी तरह डेवलप्ड होते हैं, इसलिए ये एनवायरनमेंट के चेंजेस को जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और यही कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल किंगडम को नेचर की सबसे डायनामिक वर्ल्ड बनाती है। लेकिन अब बायोलॉजी हमें एक ऐसे जोन में ले जाती है जहां लाइफ की डेफिनेशन ही कंफ्यूजिंग होने लगती है। वायरसेस आर अ सेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। वायरस सेल्स नहीं होते, इनमें अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता और होस्ट सेल के बाहर ये ऑलमोस्ट नॉन लिविंग बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगते हैं। यानी वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्री पर खड़े दिखाई देते हैं। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए। इसके बाहर प्रोटीन कोट होती है जिसे कैप्साइड कहते हैं। इन्फ्लुएंजा, एड्स, कॉमन कोल्ड, कोविड-19 ये सब वायरल डिजीजेस के एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट वायरसेस मोज़ेक डिजीज जैसी कंडीशंस कॉज कर सकते हैं और एनिमल वायरसेस डेंजरस एपिडेमिक्स तक क्रिएट कर सकते हैं। इतने छोटे होने के बावजूद वायरसेस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को अफेक्ट करने की पावर रखते हैं। लेकिन बायोलॉजी की मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट्स मेड ओनली ऑफ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट अ प्रोटीन कोट। वायरॉइड्स वायरसेस से भी सिंपलर होते हैं। इनमें सिर्फ आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं।
फिर भी ये डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसका फेमस एग्जाम्पल है। अब सोचिए, इतना मिनिमल स्ट्रक्चर, फिर भी इन्फेक्शन स्प्रेड करने की एबिलिटी। और फिर आते हैं प्रायंस। प्रायंस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स कंपोज्ड ओनली ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स। यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होता, सिर्फ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। मैड काउ डिजीज और क्रोचफेल्ट जाकॉब डिजीज प्रायंस से जुड़ी कंडीशंस हैं। प्रायंस बायोलॉजी की सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक माने जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लाइफ कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करते हैं। अब चैप्टर हमें एक ब्यूटीफुल इकोलॉजिकल पार्टनरशिप से मिलवाता है, लाइकेंस। लाइचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। लाइकेंस में एल्गी और फंजाई साथ रहते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं और फंजाई वाटर, मिनरल्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये रिलेशनशिप इतना क्लोज होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल बॉडी की तरह दिखाई देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लाइकेंस क्लीन एयर के इंडिकेटर्स माने जाते हैं। जहां पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां लाइचेंस प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते, यानी नेचर खुद हमें एनवायरनमेंट की कंडीशन बताती रहती है। अब जब हम पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक अमेजिंग पैटर्न दिखाई देता है। सिंपल बैक्टीरिया से लेकर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तक, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स से लेकर मिस्टीरियस वायरसेस तक, हर ऑर्गेनिज्म लाइफ की ग्रैंड स्टोरी का एक पार्ट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज बायोडाइवर्सिटी and understand evolutionary relationships among organisms. क्लासिफिकेशन हमें सिर्फ नेम्स और ग्रुप्स नहीं सिखाता, यह हमें यह समझाता है कि लाइफ कितनी इंटरकनेक्टेड है, कैसे एवोल्यूशन ने अलग अलग फॉर्म्स डेवलप किए और कैसे हर ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में अपना यूनिक रोल निभाता है। इनविजिबल बैक्टीरिया, साइलेंट फंजाई, ऑक्सीजन देते प्लांट्स, मूविंग एनिमल्स, मिस्टीरियस वायरसेस और सिम्बायोटिक लाइचेंस, ये सब अलग अलग चैप्टर्स नहीं हैं। ये लाइफ की एक ही ग्रैंड डॉक्यूमेंट्री के डिफरेंट सीन्स हैं। और इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को साइंटिफिकली समझने की सबसे पहली की है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।